आज का ये इंसिडेंट वैसे तो बहुत ज़्यादा फेमस है, बट आप लोगों ने इसको कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश यानी कि बंद डब्बे चाइना के अंदर हुआ और उसके अंदर से पूरी जानकारी निकालना बहुत बहुत मुश्किल काम है। बट एक मुश्किल काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और वो है इस लाइक बटन को दबाने का। बिल्कुल ईजी है, कोई आपके ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे। आप इसको दबा दीजिए, कमेंट्स में पिक में लिख दें, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें। लेट्स डाइव इन। 27 जुलाई 1977 की शाम को चाइना के बेगल गांव में रहने वाला 21 साल का वांग यानशो नाम का एक किसान अपने खेतों से बाहर निकलकर उस कच्चे रास्ते से मेन रोड की तरफ जाने लगा, जो कि उसके ही खेतों में बना हुआ था। और वो रास्ता सीधा मेन रोड से उसकी घर की तरफ जाता। अपने चावल के खेत में पूरा दिन काम कर करके हुआंग बहुत ज्यादा थक चुका था। वो बहुत मुश्किल से अपने सारे पैर हाथ साफ करके उस चावल वाले खेतों से बाहर निकलकर उस रोड पर पहुंचा और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने घर जाने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि आज उसको बहुत अच्छे से नींद आने वाली है। वो पूरा दिन उसने काम किया है अपने खेत के अंदर, वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। जस्ट घर जाएगा, आराम से खाना खाकर सो जाएगा। बट ये उसकी डेली की रूटीन थी, क्योंकि हुआंग ने बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाई लिखाई करी नहीं थी। उसको खेतों में ही काम करना था। डेली सुबह उठ के अपने खेतों में आना, फसल की देखभाल करना, नई फसल को बोना और उसके बाद जस्ट जैसे ही टाइम आता उस फसल को काटना, पैसा कमाना। जस्ट यही सब उसकी लाइफ में चल रहा था ऑन रिपीट। बट इन सब के अलावा उसकी जिंदगी में एक और बहुत एक्साइटमेंट वाला काम अब होने वाला था और वो थी हुआंग की शादी। जी हाँ, अभी कुछ ही दिनों पहले हुआंग की सगाई भी हुई थी और उसके बाद से ही दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे अपने आने वाली जिंदगी के लिए। बट इन सभी के परिवार वालों ने मिलकर ये डिस्कस किया था कि जैसे ही ये चावलों वाली फसल अब की बार कट जाएगी, उससे जो पैसा आएगा उससे हम इन दोनों की शादी करवाएंगे और उनका एक अलग घर आराम से बच जाएगा। और इस एक्साइटमेंट में हुआंग डेली दिन रात अपने खेतों के अंदर काम करता और उस शाम भी जैसे वो अपने खेतों से बाहर निकलकर उस कच्चे रास्ते से होते हुए मेन रोड तक गया और वो मेन रोड सीधा उसके घर जाने वाला था। अपने घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। उसकी मां ने सामने से दरवाजा खोला। हुआंग अंदर गया, अपनी चप्पल वगैरह उतारकर हाथ पैर दोबारा से धोकर आराम से अब खाने के लिए बैठ चुका था। बट उसकी मां ने कहा कि अभी खाने में थोड़ा सा टाइम है, जिसके बाद दोबारा से हुआंग खड़ा हुआ, अपनी चप्पल वगैरह डालकर दोबारा से घर से बाहर निकला और बराबर में ही वो एक अलग घर अपना बनवा रहा था, जिसमें प्लान ये था कि शादी के बाद ये दोनों लोग यानी कि मियां और बीवी दोनों के दोनों इस घर के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे और इसी के अंदर अपनी जिंदगी निकालेंगे। वो अपने घर को देखने के लिए कि काम उसका कहां तक पहुंचा, वो उस घर में गया। वहां जाकर देखने लगा कि आज पूरा दिन के अंदर मिस्त्री मजदूरों ने घर में क्या काम किया है। वहां जाकर हर एक चीज को संभालने के बाद, सारा सामान जो भी बाहर पड़ा हुआ था उसको अच्छे से समेटने के बाद वापस उस घर से बाहर निकला, अपने घर में आया और वापस से मां से अपनी खाना मांगने लगा। पूरे परिवार ने मिलकर आराम से खाना खाया। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। अब सभी एक दूसरे को गुड नाइट करके हुआंग अपने कमरे में जाकर आराम से अपने बेड के अंदर लेटकर कंबल ओढ़कर सो चुका था। अगली सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास हुआंग की मां हुआंग के कमरे में गई और जैसे उसने दरवाजा खटखटाया, वो दरवाजा हुआंग का अभी भी खुला हुआ था। उसने दरवाजा खोला, अंदर हुआंग को जगाने के लिए गई, बट हुआंग का बेड पूरे तरीके से खाली था। ये चीज देखकर हुआंग की मां को बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई। उसको पता था कि उसका बेटा बहुत ज्यादा लग्नशील है, उसको बहुत जल्दी जल्दी उठकर अपने खेतों में जाने की आदत है। तो उसको लगा कि हो सकता है हुआंग सुबह जल्दी उठकर उन सभी के उठने से पहले ही वो उठकर यहाँ से अपना तैयार होकर अपने खेतों में चला गया होगा और वहीं पर काम कर रहा होगा। जिसके बाद वापस हुआंग की मां उसके कमरे से निकली, अपने घर के कामों में लग चुकी थी और दूसरी तरफ उसके खेतों में काम करने वाले उसके कारीगर वो अभी तक वेट कर रहे थे कि हुआंग अभी तक खेतों में नहीं आया। और ये उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा अजीब था। क्यों? क्योंकि हुआंग सबसे पहले आके अपने खेतों का काम शुरू करता और आज हुआंग अभी तक नहीं आया अपने कारीगरों को भी संभालने के लिए। जिसके बाद हुआंग के कारीगरों को भी टेंशन हुई। उनमें से एक कारीगर तुरंत भागते हुए अपने खेतों से वापस उसी कच्चे रास्ते से होते हुए मेन रोड से होते हुए सीधा हुआंग के घर पर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया। हुआंग की मां ने दरवाजा खोला और वो वर्कर हुआंग की मां से पूछने लगा कि आंटी जी, हुआंग अभी तक खेतों में नहीं आया। बट जैसे ये चीज हुआंग की मां ने सुनी, उनके होश उड़ गए। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी तक तो हुआंग खेतों में ही होगा। सामने से वो पूछने लगी कि हुआंग अभी तक नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे पता है कि वो खेतों में ही होगा, तुम जाकर उसे ढूंढो। बट कारीगर ने कहा कि हम सभी वेट कर करके अपना काम शुरू कर चुके हैं और हम हुआंग को बुलाने के लिए ही अभी यहाँ पर आए हैं। बट आप बता रही हैं कि हुआंग तो पहले ही खेतों में जा चुका है, बट हमारे पास तो नहीं आया। हुआंग की मां ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है वो अपना जो नया घर बनवा रहा है वहां गया होगा, तुम एक बार वहां जाकर जल्दी से देख के आओ। वो कारीगर वापस वहां से भागते हुए सीधा उसी घर पर गया जो भी बन रहा था हुआंग का, वो कंस्ट्रक्ट करवा रहा था। उस घर में जाकर ऊपर नीचे अच्छे से देखने के बाद बट अभी भी हुआंग उस घर के अंदर नहीं था। तुरंत वो आदमी भागकर वापस हुआंग के माता पिता के पास आया और वापस से बोलने लगा कि नहीं, वहां पर भी हुआंग नहीं है, आप मुझे बता दीजिए कहां पर है, मैं उसको लेकर अपने खेतों में चला जाऊंगा। ये चीज सुनते ही हुआंग की मां बहुत बहुत ज्यादा टेंशन में आई। उसने बहुत जोर से चिल्लाकर हुआंग के पिता को अंदर से बुलाया। हुआंग के माता और पिता अब दोनों आस पड़ोसियों में पूछताछ करने लगे, सभी के घर जा जाकर देखने लगे कि क्या पता किसी ने हुआंग
को देखा हो, किसी ने तो उसको बाहर जाते आते देखा होगा या फिर वो किसी के घर पर गया होगा, बट आसपास में सभी पूछताछ करने के बाद भी किसी भी पड़ोसी को नहीं पता था कि आखिर हुआंग कहां पर गया। सभी एक दूसरे को जस्ट आइडिया दे रहे थे कि यहां गया होगा, वहां गया होगा, बट पूरे गांव के अंदर छानबीन करने के बाद भी हुआंग का कोई पता नहीं लगा। हुआंग के माता पिता ने सभी गांव वालों से रिक्वेस्ट करी कि आप सभी हमारी मदद करिए, हम सभी को मिलकर हुआंग को ढूंढना होगा। और आदमियों का एक अलग ग्रुप और औरतों का एक अलग ग्रुप, औरतों का पूरा ग्रुप मिलकर इस गांव के अंदर ही देखरेख करने लगा कि आखिर हुआंग कहां पर है। इसके अलावा आदमियों का दूसरा ग्रुप पास ही के जंगलों वाली साइड निकल गया जहां हुआंग जा सकता था। कई बार हुआंग पहले भी उन्हीं जंगलों के अंदर घूमने गया है, बट वो टाइम से आ जाया करता था या फिर घर में किसी को बताकर जाता था, बट अब की बार नहीं बताकर गया। तो सभी लोग मिलकर उसी जंगल के अंदर आसपास देखने लगे, हुआंग को जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन हुआंग का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। दोपहर होते होते गांव के और जवान लड़के अपने अपनी बाइक्स उठाकर पास ही के और गांवों के अंदर जा जाकर हुआंग को देखने लगे और उनमें से 2 बाइक वाले सीधा हुआंग की फियांसी के पास गए, उसकी होने वाली पत्नी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। हुआंग की होने वाली पत्नी ने दरवाजा खोला और पूछने लगे उससे कि क्या आपने हुआंग को देखा है, आपको उससे कोई बात हुई है। बट सामने खड़ी उस लड़की ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं पता हुआंग कहां पर है, हमारी तो कोई भी बात नहीं हुई, काफी दिन से हम तो मिले भी नहीं, अभी हमारे कुछ दिनों बाद हमारा मिलने का प्लान तो है, बट आप पूछ रहे हैं कि हुआंग कहां पर है, हमें नहीं पता। ये चीज सुनकर वो बाइक वाले वापस अपनी बाइक पर बैठे इधर उधर दोबारा से देखने लगे और सभी थक हार फिर कर शाम होते होते दोबारा से गाँव में आए और जाकर हुआंग के माता पिता को बताया कि हमें कोई भी क्लू हुआंग से जुड़ा हुआ नहीं मिला। हम आसपास के गांव में भी देखा है, हम जंगलों में भी देखा है, हम उसकी फियांसी के घर भी पूछा है, बट उसको भी कोई आइडिया नहीं है कि आखिर हुआंग कहां पर है। अब ये बेगल गांव जिसके अंदर ये हुआंग रहा करता था, ये बहुत बहुत ज्यादा आइसोलेटेड, मेनलैंड से बिल्कुल कटा हुआ, कोई स्ट्रेट रोड नहीं, कोई पक्का रोड नहीं जो सीधा इस गांव तक जाता हो, कोई बस नहीं जो सीधा इस गांव तक जाती हो, ट्रेन स्टेशन की तो दूर की बात है। यहाँ पर रहने वाले लोग सभी को अगर किसी को बाहर जाना होता तो काफी दिनों तक लंबी यात्रा करके इनको मेनलैंड तक जाना और उसके बाद इनको कोई बस वगैरह मिलती, कोई ट्रेन वगैरह मिलती। मतलब साफ था कि यहाँ रहने वाले लोगों के पास बहुत कम जगह है जहां पर वो घूमने के लिए जा सकते हैं, जहां पर वो जाकर अपना टाइम पास कर सकते हैं। और इन सभी जगहों पर देखने के बाद हुआंग का नाम मिलना सभी के लिए बहुत ज्यादा टेंशन करने वाला था। दूसरी सबसे बड़ी बात, हुआंग की साइकिल अभी भी घर के बाहर खड़ी थी। और तीसरी बात, हुआंग के कपड़े जो वो डेली अपने खेतों में पहनकर जाया करता था, वो कपड़े अभी भी नीटली फोल्ड करके उसके ही कमरे में रखे हुए थे। मतलब साफ था कि हुआंग एक तो पैदल है और दूसरा वो अभी भी अपनी नाइट ड्रेस के अंदर है जिसके अंदर वो सोया था। तो इस हालत में आखिर हुआंग पैदल चल चलकर कितनी दूर चला जाएगा और कहां जाएगा। इस रात का और वेट करने के बाद अगली सुबह हुआंग के माता पिता तुरंत ही विलेज कमेटी यानी कि जैसे अपनी पंचायत होती है उस पंचायत के पास जाते हैं, सरपंच के पास जाते हैं, वैसे ही वहां पर भी था, उस विलेज कमेटी के पास गए। वहां जाकर सब कुछ मामला बताया कि हुआंग गायब हो चुका है, जिसके बाद विलेज कमेटी ने डिसाइड किया कि ये चीज बहुत ज्यादा सीरियस है और हमें तुरंत पुलिस वालों को बता देना चाहिए। अब जैसे ही उन लोगों ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया, अब ये पुलिस वाले पहले ही माल पीकर सेट, इनको कोई मतलब नहीं है कि आखिर हुआंग गायब हुआ है, उसको ढूंढने के लिए हम अपने एफर्ट्स डाले, नहीं करना। वो जस्ट इनको गोलियां दे रहे थे, लारे दे रहे थे कि आप लोग क्यों नहीं वेट करते, हुआंग एक अडल्ट लड़का है, हो सकता है उसका मन बदल गया हो, उसको ये शादी ना करनी हो और वो यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गया हो, और ऐसे मामलों में हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए आप लोग जस्ट वेट करिए हुआंग के वापस आने का। आने वाले दिन बीतते रहे और तकरीबन 8 दिन बीत चुके थे। 5 अगस्त 1977 की सुबह सुबह एकदम से हुआंग के घर का दरवाजा खटका और बहुत जोर जोर से कोई था जो सामने खड़ा हुआ हुआंग के घर का दरवाजा खटखटा रहा था। हुआंग का पिता तुरंत भागते हुए सीधा उस दरवाजे पर गया, उसने दरवाजा खोला और सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था अपने हाथ में एक पर्चा लेकर। तुरंत ही उस पुलिस ऑफिसर ने वो पर्चा हुआंग के पिता के हाथ में दिया और हुआंग के पिता ने जैसे उस पर्चे को देखा वो बहुत ज्यादा हैरान, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। असल में जो पर्चा इस पुलिस ऑफिसर ने हुआंग के पिता को दिया था ये कुछ और नहीं बल्कि एक टेलीग्राम था। आपको पता होगा कि पहले के जमाने में लोगों के पास मोबाइल फोन वगैरह या फिर लैंडलाइन फोन वगैरह उस टाइम पर नहीं थे और ये तो लोग वैसे ही गांव के अंदर रहा करते थे, चाइना के एक बहुत छोटे से गांव जो कि मेनलैंड से बहुत दूर है, इसलिए वहां पर सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चलता था। वही जो ठक 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 करके मैसेज एक दूसरे को भेजे जाते थे, एक पैटर्न बनाकर उसके हिसाब से लोग समझ जाते थे कि सामने से क्या मैसेज आया है। अब ये जो मैसेज, ये जो टेलीग्राम लेकर ये पुलिस ऑफिसर यहाँ हुआंग के घर पर पहुंचा था, उस टेलीग्राम को जैसे ही हुआंग के पिता को दिया, हुआंग के पिता ने सबसे पहले ऊपर लिखी हुई डेट पढ़ी और ये डेट थी 28 जुलाई 1977 की, मतलब कि जिस दिन उसका बेटा गायब हुआ था उससे अगले दिन। उस टाइम तक तो वो हुआंग को ढूंढ रहे थे और ये मैसेज उसी टाइम पर बेगल पुलिस स्टेशन के अंदर भेजा गया था। और वो टेलीग्राम कहीं और से नहीं बल्कि चाइना के ही एक बहुत बड़े शहर नानजिंग से आया था। नानजिंग इस बीगल गांव से तकरीबन 970 किलोमीटर दूर है। अब आप इस दूरी को ध्यान रखिएगा, 970 किलोमीटर दूर। और उस शहर से मैसेज आया था इस गांव में, इस पुलिस स्टेशन वालों के पास,
और उस मैसेज के अंदर लिखा हुआ था कि हमें हुआंग नाम का एक लड़का मिला है, आराम से सोता हुआ हमारे शहर के एक रोड पर, वो फुटपाथ पर आराम से सो रहा था। अब ये टेलीग्राम वाला मैसेज पढ़कर हुआंग के पिता और सामने खड़ा हुआ पुलिस ऑफिसर इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड इसलिए थे क्योंकि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। क्योंकि 9 घंटे पहले तो ये हुआंग अपने कमरे में जाकर आराम से सोया है। अब सोने के सिर्फ 9 घंटे बाद यानी कि सुबह तकरीबन 7 बजे ये टेलीग्राम नानजिंग शहर से इस पुलिस स्टेशन में भेजा गया। बट ये कैसे पॉसिबल था? चलो हम ये भी एक पॉसिबिलिटी मान लेते हैं कि इस बीगल शहर से पहला जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो तकरीबन यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। अब 45 किलोमीटर रात को मान लेते हैं सोते ही वो घर से बाहर निकला होगा, अपने 45 किलोमीटर पैदल चल के, क्योंकि उसकी साइकिल तो घर के बाहर खड़ी है, पैदल चल के वो उस रेलवे स्टेशन तक भी गया है। अब 45 किलोमीटर पैदल चलना तकरीबन 3 से 4 घंटे तो आराम से लगेंगे। मान लेते हैं 1 या 2 बजे वो वहां पर पहुंच गया और उसके बाद सुबह 8 बजे वो कैसे 6 घंटों के अंदर 950 किलोमीटर दूर उस नानजिंग शहर में पहुंचा। इसके अलावा उस टेलीग्राम के अंदर नीचे लिखा हुआ था कि हमने हुआंग को पकड़कर इस सड़क से उठाकर सीधा डिपोर्टेशन सेंटर नानजिंग के अंदर रखा हुआ है और जल्दी ही हम इसको वापस रिपोर्ट करने वाले हैं बीगल गांव के लिए। बट यहाँ सामने खड़े हुए पुलिस ऑफिसर और हुआंग के पिता आपस में बात कर रहे थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, हो ना हो ये उन लोगों को गलती हुई है, वो किसी और को हुआंग समझ रहे हैं, उन्होंने किसी और को पकड़ा होगा। बट हुआंग तो ये है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बट सामने खड़े हुए उस पुलिस ऑफिसर ने कहा कि अगर आपको कोई हुआंग की निशानी पता हो, जैसे कि कोई बर्थ मार्क वगैरह या फिर कोई तिल वगैरह, कोई निशान उसके शरीर के ऊपर, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वापस टेलीग्राम में लिखकर भेज दूंगा कि अगर हुआंग है तो उसके वो निशान को चेक करिए, हम तभी मानेंगे कि ये असल हुआंग यही है। इसके बाद उसके पिता ने अपनी पत्नी यानी कि हुआंग की मां के साथ डिस्कस किया और उन दोनों को याद आया कि उसके हाथ के ऊपर एक बर्थ मार्क है और उस बर्थ मार्क के सहारे ही हम हुआंग की पहचान कर सकते हैं। दोनों ने जाकर सीधा उस पुलिस ऑफिसर को बताया कि वो बर्थ मार्क चेक करवाइए। पुलिस ऑफिसर उस टेलीग्राम को लेकर वापस गया अपने टेलीग्राम वाले उसी सिस्टम के ऊपर और टाइप करने लगा उसी टेलीग्राम मैसेज को और सीधा उसने वो मैसेज ये जो सेंटर डिपोर्टेशन सेंटर था इस सेंटर के ऊपर भेजा और पूछने लगा कि क्या वो बर्थ मार्क इस हुआंग के शरीर के ऊपर मौजूद है। अब ना सिर्फ इस पुलिस ऑफिसर को बल्कि हुआंग के माता पिता को भी लग रहा था कि सामने से यही रिप्लाई आएगा कि नहीं, ऐसा कोई बर्थ मार्क इस आदमी के ऊपर मौजूद नहीं है जो हमने पकड़ा हुआ है, जिसको हम डिपोर्ट करने वाले हैं। बट सभी की हैरानी के लिए तुरंत ही जैसे ही उस पुलिस ऑफिसर ने वो मेल भेजा, वो टेलीग्राम भेजा, तुरंत ही उसके तकरीबन आधे घंटे बाद ही वापस एक और टेलीग्राम आया डिपोर्टेशन सेंटर नानजिंग शहर से और उस टेलीग्राम के अंदर लिखा हुआ था कि हाँ, उसके हाथ के ऊपर वही बर्थ मार्क है, एग्जैक्टली जैसा कि आप बता रहे हैं। मतलब कि ये साफ है कि यही हुआंग है। अब ये जो नया टेलीग्राम आया था इसी के अंदर ही नीचे लिखा हुआ था कि आप में से किसी एक परिवार वाले को या फिर किसी दोस्त को, किसी रिलेटिव को उस गांव से निकलकर नानजिंग शहर आना पड़ेगा, तभी हम हुआंग को यहाँ से डिपोर्ट कर पाएंगे। उसके साथ ही अब जल्दी ही हुआंग का एक दोस्त वहाँ से निकला, सीधा पासी के रेलवे स्टेशन पर गया, वहाँ से ट्रेन पकड़कर तकरीबन 1.5 दिन का ट्रैवल करके सीधा वो उस नानजिंग शहर पर पहुंचा। वहाँ जाकर हुआंग से मिला और हुआंग को अपने साथ लेकर मिडल ऑफ अगस्त यानी कि 13-14 अगस्त के आसपास वो वापस अपने गाँव पर पहुंचा और सभी लोग अब बहुत ज़्यादा खुश थे। उसकी फियांसी जो कि बराबर वाले गांव में ही थी वो तुरंत भागती भागती हुआंग से मिलने आई और सभी लोग अब हुआंग से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे। पूरा गांव अब हुआंग से पूछना चाह रहा था कि आखिर वो इतने दिन कहाँ था और वो आखिर वहां पर कैसे पहुंचा। बट जितने लोगों की भीड़ हुआंग से मिलने आई थी, हुआंग को देखकर वो सभी लोग बहुत ज़्यादा निराश। क्योंकि हुआंग बिल्कुल चुप, उसने एक वर्ड अपने मुंह से नहीं बोला। उसके माता पिता ने भी बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि हुआंग तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, आखिर तुम वहां पर कैसे पहुंचे। बट हुआंग ने नीचे मुंह करके ही अपना जस कहा कि मम्मा पापा मुझे नहीं पता कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। दोबारा से उसके माता पिता ने और ज्यादा जोर दिया कि हुआंग तुम्हें बताना पड़ेगा, सभी लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि सभी लोगों ने हमारी मदद करी थी तुमको ढूंढने के लिए। तुम जब गुम हुए थे हमने आसपास के सभी गांवों के अंदर देखा, आसपास के जंगलों में देखा, हर घर के अंदर देखा। सभी लोगों को अब जानने का अधिकार है कि आखिर तुम लोग कहां पर थे, तुम आखिर किस तरीके से उस शहर में पहुंचे और वो भी इतने कम टाइम में। जिसके बाद हुआंग ने जस्ट अपना मुंह ऊपर किया, सामने खड़े हुए सभी लोगों को बताया कि देखो मैं तो तुम लोगों को बता दूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, बट जैसे कि मैं उस चीज के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा तो तुम लोग तो उसके ऊपर कहां ही विश्वास करोगे। तुम तो मुझे ऐसे ही पागल घोषित कर दोगे। तुमको जस्ट ऐसा लगेगा कि मैं सारी बातें माल पीकर बोल रहा हूं, नशे में भंड होकर बोल रहा हूं।
बट सामने खड़े हुए लोगों ने पूछा कि आखिर ऐसी क्या बीमारी है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, जरा हमें बताओ तो सही। जिसके बाद हुआंग ने एक ऐसी घटना, एक ऐसी स्टोरी अपने से रिलेटेड बताई जिसको सुनकर लिटरली सभी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे। वांग ने जस्ट यही बताया कि 27 जुलाई की रात को 10 बजे मैं जैसे ही अपने बेड में सोने के लिए गया और जैसे ही उसके कुछ टाइम बाद मेरी नींद खुली, मेरी नींद खुलते ही सामने मेरे एक बड़ा सारा स्विमिंग पूल था, उसके साइड में मैं जस्ट लेटा हुआ था और मेरे ऊपर किसी ने बहुत बहुत ज़्यादा दबाव दे रखा था। मेरे चेहरे को मैं हिलाकर उसको सीधा भी नहीं कर पा रहा था। मेरी आंखें खुली, सामने स्विमिंग पूल है और जैसे ही मैंने अपने होश संभाले, मैं अपने शरीर को भी हिलाने की कोशिश कर रहा हूं बट मैं नहीं हिला पा रहा। और उसके जस्ट कुछ सेकंड्स बाद ही 2 पुलिस ऑफिसर जिन्होंने पूरे व्हाइट रंग की ड्रेस डाली हुई थी, वो पुलिस ऑफिसर्स पीछे से आए। उन्होंने मेरे हाथों के अंदर हाथ डाला, मुझे अपना सहारा देकर ऊपर उठाया और जस्ट वो मुझे उठाकर सीधा नानजिंग डिपोर्टेशन सेंटर में लेकर आए, वहीं मुझे ड्रॉप किया। और उसके बाद वो टेलीग्राम आप लोगों के पास पहुंचा होगा, उन लोगों ने मुझसे मेरा नाम पूछा और जस्ट मुझे आगे का कुछ भी नहीं पता, मेरे साथ क्या हुआ, मैं वहां पर कैसे पहुंचा। यही बस स्टोरी थी हुआंग के नानजिंग पहुंचने की। उसको नहीं आइडिया कि आखिर उसकी आंख नानजिंग शहर के अंदर कैसे खुली। ये बात सुनकर सभी गांव वाले भी ऑब्वियसली निराश हो गए कि उनको एग्जैक्टली मैटर पता ही नहीं चला कि आखिर यहाँ मामला क्या है, क्या भसड़ यहाँ पर मची थी इस हुआन के साथ। अब ऑब्वियसली वो सभी अपना मुंह लटका कर नीचे वहां उस घर से चले गए, अपने अपने काम धंधों में लग गए और आने वाले दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। बट हुआंग के लिए जिंदगी अब नॉर्मल नहीं थी। सभी लोग जो आस पड़ोसी थे उसके वो अलग ही तरीके से उससे बात करते, सभी लोग उसके बारे में अलग अलग बातें बना रहे थे। बच्चे जो आसपास के घर में उसके रह रहे थे वो सभी बच्चों से डरने लगे। सभी लोगों के बीच में अब ये बात फैल चुकी थी कि ये हुआंग बहुत ज़्यादा हॉन्टेड बंदा है, बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल चीज़ें इसके साथ हो रही हैं और इससे दूरी बनाकर रखने में ही फायदा है। आसपास के उसके लोग जो पहले उसके साथ ही रहा करते थे वो सभी अब उसके बारे में ओपनली बात करने लगे कि हाँ, इसके साथ कोई आत्मा वात्मा का साया है, इसके ऊपर कोई बीमारी है जो इसको ठीक से जीने नहीं दे रही और हो सकता है वो बीमारी हमें ना हो जाए, इसलिए हमें इसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पहले पहले ये जब चीज़ें हुआंग सुन रहा था लोगों के मुंह से, उसको बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा था कि ये लोग जो पहले मेरे साथ इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, मेरे साथ इतने अच्छे से रहते थे, वो अब इतने ज़्यादा ऑकवर्ड कैसे हो गए हैं, वो मुझे इतना बुरा क्यों समझ रहे हैं जबकि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। बट कुछ दिनों के बाद हुआंग को इस चीज़ की आदत हो गई कि ऑब्वियसली इनका डरना जायज़ है। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है जो उसके साथ हुआ। अगर वो उनको उस चीज़ के ऊपर विश्वास दिला दे तो ऑब्वियसली वो लोग भी इस चीज़ को समझेंगे। बट मैं उनको विश्वास दिलाने में कामयाब नहीं हुआ। अब उनके माइंड में जो कन्फ्यूजन है वो हमेशा बनी रहेगी, इसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा हुआंग के माइंड में जो सबसे ज़्यादा डर था वो था रात को सोने का। जी हाँ, जैसे ही वो रात को अपने बेड के अंदर सोने के लिए जाता, उसकी आंख बंद होने से पहले वो जस्ट माइंड में यही सोचता रहता कि आज की रात पता नहीं कैसी बीतेगी, क्या मुझे अगली सुबह यही देखने को मिलेगी या फिर कहीं मेरे को और ही मेरी नींद खुलेगी या फिर कोई मुझे उठाकर ले जाएगा और फिर से मुझे कहीं और से डिपोर्ट किया जाएगा और लोग फिर से मेरी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे दिन बीतते रहे, रातें निकलती रही। हुआंग अभी तक कहीं भी नहीं गया और हर रात बीतने के साथ ही हुआंग का कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था। उसको अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फील हो रही थी कि हाँ, जो भी उसका बुरा सपना था वो खत्म हो चुका है, बुरा टाइम निकल चुका है उसकी ज़िंदगी से, अब उसके साथ कुछ भी नहीं होने वाला, वो अपने घर के अंदर पूरा सिक्योर है। 8 सितंबर 1977 का दिन आ चुका था, मतलब कि अभी तक 3 हफ्ते बीत चुके थे। हुआंग को अपने घर वापस आए और इस बात को भी तकरीबन 1.5 महीने से ऊपर हो चुका था जब वो पहली बार गायब हुआ था। 8 सितंबर 1977 की शाम को जैसे ही वो अपने खेतों से काम करके वापस अपने घर आया, खाना वाना खाकर वापस आराम से सो चुका था। उसके घर वाले अब दोबारा से शादियों की तैयारियों में लग चुके थे क्योंकि अब जल्दी ही वो फसल कटने वाली थी और फसल कटते ही इन दोनों की शादी करवानी थी। खैर, 8 सितंबर की रात को खाना पीना खाकर वापस अपने बेड के अंदर जाते ही वो सो चुका था, बट अब उसकी आंख दोबारा कहीं और ही खुलने वाली थी। जी हाँ, अगली सुबह जैसे ही हुआंग की आंख खुली, अब नॉर्मली वो आंख खोलते ही अपने घर की आवाज़ों को पहचान लेता है। क्यों? सुबह सुबह उसके माता पिता जल्दी उठते हैं और वही उठकर सारा दिन आपस में बातें करते रहते हैं और जैसे ही डेली हुआंग की आंखें खुलती है उसको अपने माता पिता की आवाज़ सुनाई देती है। बाहर जो भी गाय भैंसे वो जो लोग रख रहे हैं साइडों में, उनके जो फार्म से आवाज़ें आती रहती हैं, पशु पक्षियों की आवाज़ें आती हैं। बट अब की बार जैसे ही हुआंग की आंख खुली, उसके सामने ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं थी। उसके सामने जस्ट एक आवाज़ थी और वो थी ठक 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 की आवाज़। और ये ठक ठक की आवाज़ कुछ ऐसी नॉर्मल सी नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी एक बहुत बड़ी हील वाली चप्पल डालकर, कोई सैंडल डालकर चल रहा हो, उसके आइट साइड घूम रहा हो। बट हुआंग इस चीज को देख नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें नहीं खुल रही। उसको जस्ट ये फील हो रहा था कि हाँ, उसका जो चेहरा है वो नीचे बहुत जोर से दबाकर फर्श के साथ लगाया गया है, सीमेंटेड कंक्रीट के फर्श के साथ लगाया गया है और ऊपर से इस चेहरे को बहुत जोर से कोई दबा रहा है। वो उसकी आंखें भी नहीं खोलने दे रहा। उसकी आंखें वो खोलने की कोशिश कर रहा है बट उसकी आंखें खुली नहीं रही।
भी वो जो सुन पा रहा है कि आसपास क्या हो रहा है। वो ठक 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 की आवाज धीरे धीरे उसके और पास आई और जस्ट वो आवाज उसके साइड से निकल गई। अब जैसे वो आवाज उसके साइड से निकली वो बहुत जोर से डर कर उसकी आंखें एकदम से खुली और जैसे उसने अपनी आंखें खोली उसको सामने का नजारा दिखाई दिया। जी हाँ, जैसे उसकी आंखें खुली उसने सबसे पहले सामने एक बहुत बड़ा रोड देखा और उस रोड के ऊपर ही वो लेटा हुआ था। वो तुरंत झटके से उठकर उस रोड के ऊपर बैठा, सामने देखने लगा कि आखिर वो कहां पर है। वो इधर उधर अपना देखने लगा कि आखिर उसकी लोकेशन क्या है, वो अपने बेड के अंदर क्यों नहीं है। बट उसकी भी हैरानी के लिए वो एक बहुत बड़े शहर के आउटस्कर्ट्स में मौजूद था, एक चौराहे के ऊपर, जहां दूर दूर तक उसको देखने वाला कोई भी नहीं था। जस्ट उसके सामने एक बिल्डिंग मौजूद थी और उस बिल्डिंग के बाहर एक बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई थी और उस घड़ी के मुताबिक रात के तकरीबन 1 बजा हुआ था। बट इतना ज़्यादा रोशनी देखकर हुआंग समझ चुका था कि ये घड़ी खराब है, ये चल नहीं रही। अभी तक तो सुबह हो चुकी है और इसको तकरीबन 7-8 बजे का टाइम दिखाना चाहिए। खैर, इन सभी को छोड़कर हुआंग अपनी लोकेशन को एग्जैक्टली समझने लगा कि आखिर वो कहां पर है और उसको किस तरीके से अपने घर वापस जाना है। इससे पहले कि हुआंग कुछ भी समझ पाता, उसने महसूस किया कि उसके पीछे से किसी ने कंधे पर उसके हाथ रखा है और जैसे उसने वो हाथ रखा हुआंग बहुत ज़्यादा डर गया। उसने बहुत डरते डरते अपना मुंह पीछे की तरफ घुमाया और अब की बार फिर से वही 2 पुलिस ऑफिसर जिन्होंने पूरी की पूरी व्हाइट रंग की ड्रेस डाली हुई थी, वही 2 पुलिस ऑफिसर हुआंग के पीछे खड़े थे। उन दोनों लोगों ने तुरंत ही हुआंग के चेहरे को घूमते ही उसको सामने से देखा, आंखों में आंख डालकर, और पूछा उससे कि क्या तुम ही हुआंग यान शो हो। और जैसे ही हुआंग ने उनकी आवाज सुनी, हुआंग ने तुरंत हाँ में रिप्लाई दिया और हुआंग को अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था कि काश कोई तो है जो उसे जानता है और ये आदमी अब उसकी मदद करेंगे। बट हुआंग को एकदम से बहुत सारा डर भी लगा, एक झटका लगा ये सोचकर कि आखिर दोनों व्यक्ति है कौन और इनको मेरा नाम कैसे पता है। हुआंग ने भी तुरंत उनसे पूछा कि आखिर तुम लोग मेरा नाम कैसे जानते हो। बट उन दोनों लोगों ने साफ मना कर दिया कुछ भी बताने से। जस्ट उन लोगों ने ये बोला कि तुम असल में शंघाई रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बराबर में हो, मतलब अपने गांव से तकरीबन 1150 किलोमीटर दूर, और हम तुम्हें अब यहां से उठाकर पास ही के एक आर्मी बेस में छोड़कर आएंगे और वहीं से तुमको डिपोर्ट किया जाएगा अपने गांव बीगल में दोबारा से। जिसके बाद वो दोनों लोग वापस से उसको हाथों में हाथ डालकर उसको उठाकर अपनी जीप तक लेके गए। अब की बार उनके पास एक गाड़ी थी, उसको गाड़ी में पीछे की तरफ बैठाया और दोनों लोग आगे बैठकर वो गाड़ी चलाने लगे। अब वो सीधा उस आर्मी बेस के अंदर जा रहे थे। वो जीप धीरे धीरे कर आर्मी बेस के अंदर जा रही थी। अब आर्मी बेस में घुसने से पहले आपको पता होगा कि काफी सारे चेक पॉइंट्स लगाए जाते हैं ताकि जो भी अंदर कोई भी व्हीकल जा रहा है उसकी अच्छे से चेकिंग की जा सके। अब पहले जैसे ही चेक पॉइंट आया उस जीप की चेकिंग की गई और उस जीप को अंदर जाने दिया। दूसरा चेक पॉइंट आया, उस जीप की चेकिंग करी, उसको अंदर जाने दिया। तीसरा चेक पॉइंट आया, उस जीप की चेकिंग करी। दोनों पुलिस ऑफिसर ने दोबारा से बता दिया कि हमें आदमी लावारिस मिला है और इसको डिपोर्ट करना है। उस जीप को दोबारा से अंदर जाने दिया। अब जैसे ही चौथा चेक पॉइंट आया, वो चेक पॉइंट पहले से ही खुला हुआ था और लिटरली उसके आसपास जो गार्ड्स बैठे हुए थे उन गार्ड्स ने कुछ नोटिस ही नहीं किया कि कोई एक जीप उनके अंदर जा रही है। किसी को भी दिखी ही नहीं वो जीप। बट हुआंग को ये चीज बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। हुआंग चिल्ला रहा है ये चेक पॉइंट वाले हमें चेक क्यों नहीं कर रहे, ये हमसे कुछ पूछ क्यों नहीं रहे। सामने बैठे दोनों जो पुलिस ऑफिसर थे जो इस जीप को चला रहे थे, उन दोनों ने रिप्लाई दिया कि नहीं, ये लोग हमसे नहीं पूछेंगे क्योंकि ये लास्ट चेक पॉइंट है और हम इनको विजिबल नहीं है। जैसी ये चीज हुआंग ने सुनी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि आखिर दोनों ऑफिसर्स क्या बोल रहे हैं। उनको विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि अभी तक इतने सारे चेक पॉइंट आए थे और उन सभी चेक पॉइंट्स पर वो जीप चेक की गई थी, बट इस पॉइंट के ऊपर क्यों नहीं चेक की गई। खैर, उस चौथे चेक पॉइंट को क्रॉस करते ही जीप साइड में जाकर रुकी। दोनों पुलिस ऑफिसर अपनी जीप से बाहर निकले, हुआंग को भी अपने साथ नीचे की तरफ उतारा और सीधा उस आर्मी बेस के अंदर लेकर गए, बिल्डिंग के अंदर। और उसी कॉरिडोर से इधर उधर लेकर जाते हुए, जिगजैग पैटर्न में अंदर लेकर जाते हुए एक ऑफिसर के कमरे के बाहर लाकर वो खड़े हो चुके थे। अब ये ऑफिसर का कमरा कोई और नहीं बल्कि इस बिल्डिंग का पूरा इंचार्ज था, इस आर्मी बेस का असिस्टेंट इंचार्ज था। उसी का कमरे के बाहर अब ये दोनों लोग हुआंग को लेकर खड़े थे। अब जल्दी ही इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स में से एक ने तुरंत ही उस कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कमीन की आवाज भी सुनाई दी और जल्दी ही इन दोनों पुलिस ऑफिसर ने उसका हैंडल घुमाया और अंदर की तरफ दरवाजा खोला। सबसे पहले उन दोनों ने हुआंग को आगे की तरफ धक्का दिया, हुआंग को उस कमरे के अंदर घुसाया और दोनों लोग, वो खुद भी पुलिस ऑफिसर, इस कमरे के अंदर घुस चुके थे और बाद में उन लोगों ने वो कमरा अंदर से बंद कर दिया। और उस कमरे में असल में आर्मी ऑफिसर बैठकर आराम से अपना काम कर रहा था, अपनी फाइल्स को निपटा रहा था। उसको कुछ जरूरी फाइल्स अभी हाल ही में आगे फॉरवर्ड करनी थी। बट जैसे उसने अपना ध्यान ऊपर की तरफ देखा, सामने हुआंग खड़ा था और हुआंग से पूछने लगा कि हाँ भाई बता, क्या बीमारी है, अंदर कैसे आया तू। अब जैसे ये चीज हुआंग ने सुनी, वो भी उससे पूछने लग गया कि हाँ जी जनाब, मैं भी आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अंदर कैसे आया, मेरे को क्यों लाया गया है। बट सामने बैठे हुए उस ऑफिसर ने पूछा कि मैं भी तुझसे यही पूछ रहा हूं, अंदर क्यों आया है, ये मेरा कमरा है, बता तेरे को क्या काम है और तेरे को अंदर घुसने किसने दिया।
हुआंग ने तुरंत ही अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं बेगल गांव से हूं और अगर ये शंघाई शहर है तो मेरा गांव यहां से तकरीबन 1100-1200 किलोमीटर दूर है। अब जैसे ये चीज उस आर्मी ऑफिसर ने सुनी, वो आर्मी ऑफिसर खड़ा हो गया और उससे पूछने लगा कि तेरे को यहां पर लेकर कौन आया। हुआंग ने तुरंत इशारा कर दिया कि ये पुलिस ऑफिसर मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। बट सामने बैठे हुए उस ऑफिसर ने पूछा कि कौन से पुलिस ऑफिसर। हुआंग ने फिर इशारा किया कि ये दोनों पुलिस ऑफिसर जो मेरे पीछे खड़े हैं। बट उस ऑफिसर ने फिर से पूछा कि बाबूजी एक बार ढंग से देख ले, आसपास देख ले, कौन ऑफिसर, तू अंदर कैसे आया, तू है कौन। जैसे ही हुआंग ने अपना मुंह पीछे की तरफ घूमकर देखा तो असल में उसके पीछे कोई भी खड़ा नहीं था। ये चीज देखते ही हुआंग को इतना बड़ा झटका लगा क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि दोनों पुलिस ऑफिसर उसको इस कमरे तक लेकर आए हैं। उन्होंने ही दरवाजा खोला, उसको अंदर घुसाया और खुद दोनों भी उसका हाथ पकड़कर अंदर घुसे थे। अभी तक ये दोनों लोग उसके पीछे खड़े थे बट एकदम से वो दोनों कहाँ गायब हो गए। उस आर्मी ऑफिसर ने तुरंत ही अपने साइड में लगी हुई अपनी गन को बाहर निकाला और जल्दी ही हुआंग से पूछने लगा, उसके ऊपर गन को तान कर, कि सही सही बता दे तू है कौन और अंदर कैसे घुसा। वो अपने हाथ हुआंग ने ऐसे ऊपर कर लिए ताकि सामने वाला उसके ऊपर फायर ना कर दे। उसने अपने हाथ ऊपर किए और कहने लगा कि जनाब मैं यहाँ से तकरीबन 700 मील दूर का हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मुझे ये दो पुलिस ऑफिसर जो अभी यहाँ खड़े थे पता नहीं एकदम से कहाँ गायब हो गए। वो अभी अभी मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, उन्होंने मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया है, वही मुझे पकड़कर जीप में डालकर यहाँ तक लेकर आए। तुरंत ही उस आर्मी ऑफिसर ने अपना फोन उठाया और बाहर सभी चेक पॉइंट्स पर पूछने लगा कि क्या कोई जीप आई है। बट हैरानी के लिए चारों चेक पॉइंट्स वालों ने मना कर दिया कि नहीं जनाब, हमने किसी भी जीप की चेकिंग नहीं करी, अंदर कोई भी ऐसी जीप नहीं आई जिसके अंदर कोई डिपोर्ट करने वाला व्यक्ति बैठा हो और 2 पुलिस ऑफिसर जिन्होंने व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म डाली हुई हो, ऐसी जीप कोई भी अंदर नहीं आई, हमने तो चेक नहीं करी। ये चीज सुनते ही उस आर्मी ऑफिसर ने अपना फोन वहीं पर रखा, दोबारा से गन उसके ऊपर तानी कि हाँ भाई बता तू है कौन और अंदर कैसे घुसा। उसने दोबारा से हाथ ऊपर किए और कहने लगा कि जनाब मैं आपको बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, आप मेरे घर पर एक बार फोन कर दीजिए, वो सब कुछ आपको बता देंगे। मेरे घर का एड्रेस ये है, बीगल गांव है और उसका पुलिस स्टेशन ये लगता है, आप प्लीज एक बार वहां पर मैसेज भिजवा दीजिए। इस इंसिडेंट के तकरीबन 4 दिनों बाद तक भी हुआंग को इसी आर्मी बेस के अंदर रखा गया बंदी बनाकर उसे पूछताछ करने के लिए। बट जब सभी को लगा कि हुआंग बिल्कुल सच बोल रहा है, उसको कोई आइडिया नहीं है, हुआंग को 4 दिनों बाद दोबारा से उसके ही गांव के लिए डिपोर्ट कर दिया गया और वो बस सीधा जाकर हुआंग को उसके घर तक छोड़कर आई। और दोबारा से अब वही लोग जो आसपास रहा करते थे, पूरे गांव वाले लोग वहां के घर पर इकट्ठा हुए और दोबारा से उसे पूछने लगे कि हाँ भाई अब की बार तेरी नई स्टोरी क्या है। हुआंग ने फिर से बताया कि उसकी आंख सीधा शंघाई शहर में खुली। उसने अपने आसपास का पूरा सीन बताया पूरे गांव वालों को, बट किसी को भी अगेन दोबारा से उसकी बातों के ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ कि ये तो मजाक कर रहा है, ये तो पूरे तरीके से माल पीकर सेट है। अगेन दोबारा से लोगों ने उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं किया, उसकी बातों को जस्ट इग्नोर किया और उसको पागल घोषित करके वापस अपने अपने काम धंधों पर लग चुके थे। अब की बार उसकी फियांसी जिसके साथ उसकी अब शादी होने वाली थी, वो भी इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई। उसने भी इसको पागल घोषित कर दिया और ये शादी उसकी तोड़ दी बिल्कुल कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, हमारी सगाई यहीं पर खत्म, टाटा बाय बाय, राम राम। ये सारी बातें होकर सभी लोग अपने अपने काम धंधों में लग चुके थे और उसके सिर्फ 11 दिनों बाद दोबारा से जैसे ही हुआंग अपने बिस्तर में रात को सोने के लिए गया, अब उसकी नींद एक अलग ही जगह पर खुली। और अब की बार जैसे ही फिर से दोबारा हुआंग वापस लौट कर आया, उसके कुछ दिनों बाद दोबारा से लोगों ने उसे पूछा कि हाँ भाई अब की बार तेरी नई स्टोरी क्या है। हुआंग ने फिर से बताया कि मैं आपको एक अलग चीज बताना चाहता हूँ, जो 2 पुलिस ऑफिसर्स मैं आपको बता रहा हूँ वो दोनों पुलिस ऑफिसर मुझे हर जगह मिलते हैं, हर बार 3 बार मुझे वही मिले हैं। पहले वो जो मेरे को वो डिपोर्टेशन सेंटर के अंदर छोड़कर गए थे और उसके बाद वो मिलिट्री बेस के अंदर वो मुझे छोड़कर गए थे और अब की बार तो उन्होंने हद कर दी। अब की बार हुआंग ने कुछ ऐसा बताया जो मजबूरन लोगों को अब उसके ऊपर विश्वास करना पड़ा कि हाँ ये जो भी बोल रहा है और सच बोल रहा है, बट ये जो सच बोल रहा है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसके ऊपर विश्वास उनको करना पड़ेगा क्योंकि सामने सबूत दिखाई दे रहे हैं, बट वो चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हुआंग ने अब की बार बताया कि तीसरी बार मुझे वो दोनों के दोनों पुलिस ऑफिसर किसी और शहर में नहीं बल्कि मुझे मेरे कमरे से उठाकर लेकर गए हैं। उन दोनों ने असल में मुझे उठाकर सबसे पहले घर से बाहर निकाला रात को और बाद में मुझे अपने कंधों पर बैठाकर चाइना के 9 अलग अलग शहरों में वो पूरी रात मुझे घुमाते रहे अपने कंधों के ऊपर बैठाकर ही। और उसके बाद जब उनकी वो पूरी की पूरी ट्रिप खत्म हो गई, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे मेरे घर वापस छोड़ दो और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानते हुए सुबह होने से पहले मुझे मेरे घर वापस लाकर छोड़ भी दिया। पास ही के एक पेड़ के नीचे वो मुझे छोड़कर गए और थोड़ी देर में मैं पैदल चलकर मेरे घर वापस पहुंच गया। और जस्ट यही पूरी कहानी है इस तीसरे ट्रिप की। अब आपको भी ये चीज बकवास लग रही होगी कि मैं आपको ये क्या बोल रहा हूं, ये मनगढ़ंत कहानियां कैसे मैं आपको बोल रहा हूं, बट नहीं, लोगों को भी ये मनगढ़ंत लग रही थी क्योंकि पहले जो स्टोरी उसने बताई थी उसमें तो चलो फिर भी कुछ ना कुछ डिटेल्स उसने बताई थी कि हाँ ये सब कुछ हुआ है, वहां ये था, 2 पुलिस ऑफिसर मुझे वहां मिले,
पहले वो मुझे डिपोर्ट करने एक सेंटर में छोड़ कर गए और वापस मैं इस तरीके से आया। बट अब की बार तो वो कंधे के ऊपर बैठकर ऐसे कोई हलवा तो नहीं है कि उड़ना, हाँ उसके अंदर हनुमान जी वाली शक्तियाँ तो है नहीं कि वो किसी को भी कंधे के ऊपर बैठाकर उड़ा कर ले जाएगा कोई भी उसको। बट नहीं, यहाँ कुछ ऐसा उसने बताया लोगों को कि जनाब आप मेरी लोग बात सुनिए, मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं 9 अलग अलग शहरों के अंदर एक ही रात के अंदर घूम के आया हूं और मुझे उन शहरों की इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी पता है। आप खुद मुझसे पूछ सकते हैं कि वहां एक्चुअल में क्या टेम्परेचर है, क्या शोज किस सिनेमा के अंदर लगे हुए हैं। लोगों को उसने लिख लिख कर दिया कि इस शहर का ये टेम्परेचर है, रात को इस टाइम पर ये टेम्परेचर था और वहां पर ये सिनेमा है इस चौराहे के ऊपर, इस चौराहे के ऊपर जो सिनेमा है उसके अंदर वो मूवी लगी हुई थी, वो टाइमिंग था, वो हाउसफुल था या नहीं, वो सारा कुछ उसने अलग अलग शहरों की डिटेल लिख लिख कर सभी के सामने दी। जब लोगों ने उसे और जरा अग्रेसिवली पूछा तो उसने बताया कि हाँ यही सब डिटेल्स हैं, आप जाकर प्लीज इसको कंफर्म कर सकते हैं। और लोगों ने जाकर उस डिटेल को तुरंत ही पुलिस वालों को दिया और पुलिस वालों ने उन 9 के 9 शहरों में जहां जहां वो एड्रेस उसने लिखा हुआ था उन 9 के 9 शहरों का एड्रेस पर जाकर स्पेशली खुद से कंफर्म किया और ये चीज़ बिल्कुल सच थी। जो चीज़ यहाँ हुआंग ने लिखी थी उस पेपर के ऊपर वो एग्जैक्टली वेरीफाई हुई, वो प्रॉपर मैच कर रही थी। जो शोज उसने बताए वो शोज चल रहे थे, जो टेम्परेचर उसने बताया वो टेम्परेचर वहां पर उस टाइम पर मौजूद था। अब आपको लग रहा होगा कि ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन जुटाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट उस टाइम पर बड़ी बात थी। क्योंकि एक तो सबसे पहले हुआंग का ये गांव बिल्कुल कटा हुआ, मेनलैंड से बिल्कुल दूर, उसके पास कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई लैंडलाइन नहीं, बातें करने के लिए भी टेलीग्राम की जरूरत, और वो भी उसके पास टेलीग्राम मशीन नहीं। टेलीग्राम मशीन नियर बाय सबसे पहले उसको सिर्फ पुलिस स्टेशन में ही मिल सकती थी और पुलिस वाले उसको इस तरीके की स्टोरी बनाने में क्यों मदद करेंगे। दूसरी बात, उसने जो चीज़ बताई वो बिल्कुल करेक्ट, लेकिन उसको ये सारी चीज़ें किस तरीके से पता लगी? ये चीज़ें तो तभी उसको पता लग सकती हैं जब एग्जैक्टली बंदा उस टाइम पर मौके पर मौजूद हो, उस जगह पर किसी सिनेमा के सामने खड़ा हो और वो देखे खुद कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर हो रही है, ये शो यहाँ पर चल रहा है। और अलग अलग शहरों की 9 शहरों की उसने इन्फॉर्मेशन एक रात के अंदर गैदर करी और अगली सुबह सारे गांव वालों को बताई और पुलिस वालों को बताई। पुलिस वालों को भी इस पूरी कहानी के ऊपर विश्वास नहीं हुआ, जिसके बाद कोर्ट से ऑर्डर लेके स्पेशल हुआंग का एक लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया गया और उस लाई डिटेक्टर टेस्ट के अंदर भी हुआंग पूरी तरीके से पास हो चुका था। मतलब ये साफ था कि हुआंग बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, वो बिल्कुल सच बोल रहा है। जो भी उसने देखा, जो भी उसके साथ हुआ, वही सब उसने सभी लोगों को बताया। इसीलिए आज भी पूरे चाइना देश के अंदर हुआंग की ये स्टोरी, हुआंग के साथ हुई ये घटना आज तक की सबसे ज्यादा कन्विंसिंग यूएफओ एंड एलियंस अबडक्शन स्टोरी मानी जाती है। क्योंकि एंड में सभी ने यही कंक्लूजन निकाला कि वो जो दोनों व्यक्ति, जो 2 पुलिस ऑफिसर व्हाइट यूनिफॉर्म के अंदर हुआंग को उठाकर लेकर जाते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि 2 कोई एलियंस ही हैं जो इंसानी रूप के अंदर धरती पर आए हुए हैं। इसी के बाद से हुआंग ने उन दोनों व्यक्तियों का स्केच भी बनवाया और ये जो स्केच आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये वही स्केच है जो हुआंग ने बनवाया था, जो दोनों पुलिस ऑफिसर उसको किडनैप करके अपने साथ लेकर जाते थे। इसके बाद हुआंग की जिंदगी कभी भी नॉर्मल नहीं रही, वो बिल्कुल आइसोलेशन में जिया, वो डर डर कर अपनी रातें निकाल रहा था। इन इंसिडेंट्स ने हुआंग की जिंदगी को पूरे तरीके से बदल कर रख दिया। उसकी पत्नी, होने वाली पत्नी, उसका साथ छोड़कर चली गई कि वो इस तरीके के आदमी से शादी नहीं कर सकती। उसकी जिंदगी के अंदर अलग अलग लोगों की एंट्री हो चुकी थी, सभी लोग उसके बस मजे ले रहे थे कि हाँ भाई बता तेरे साथ क्या हुआ, हमें भी तो स्टोरी बनाकर सुना दे। बहुत सारे टीवी शोज वाले, न्यूज़ रिपोर्टर्स वाले, अखबार वाले आकर यहाँ हुआंग का इंटरव्यू लेकर गए। सारे गाँव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। क्योंकि पूरे गाँव को एक मूवी का सेट बना दिया गया था। सभी लोग जानना चाह रहे थे कि हुआंग के साथ क्या हुआ। ना सिर्फ पुलिस वालों ने बल्कि चाइनीज़ आर्मी ने भी खुद हुआंग के साथ पूछताछ करी, उससे जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। वो जो दोनों लोग उसको लेकर जाते थे वो 2 लोग कौन थे। आर्मी वालों को तो बस ये जानना था कि आखिर वो चेक पॉइंट्स उसने किस तरीके से क्रॉस किए, वो किस तरीके से अंदर गया आर्मी ऑफिसर के पास, किसी ने भी उसको देखा क्यों नहीं। बट हुआंग ने जस्ट यही कहा कि मैं खुद इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, किसी ने हमारी जीप को उस टाइम पर देखा क्यों नहीं, आपके सामने से ही तो जा रहे थे, आप लोगों को चेक करना चाहिए था। आज भी हुआंग उसी बेगल गाँव के अंदर अपने बच्चों के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ रहता है। अलग से उसने बाद में शादी कर ली थी, उस लड़की से नहीं, दूसरी किसी लड़की से शादी करी। बट आज भी जो लोग हुआंग सिंह इंसिडेंट के बारे में बात करने के लिए आते हैं वो बिल्कुल चुप रहता है, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बताता किसी को भी। क्योंकि ये वो इंसिडेंट से उसके साथ जो हुए, इन्होंने हुआंग की ज़िंदगी को पूरे तरीके से तबाह करके रख दिया।
खैर, आप मुझे बताइए कि क्या ऐसा इंसिडेंट आपने कभी पहले कहीं सुना था या फिर कभी कुछ ऐसा फील किया है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, या फिर अगर आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। वहीं पर मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल भी है जहाँ पर मैं स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज वगैरह अपलोड करता हूँ, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सबाजक व्लॉग्स को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।